हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी में जो हमारा चैप्टर था भाषा अध्यापन के सिद्धांत, उसमें से हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। इसका आंसर हो जाए कि रचनावाद से क्या तात्पर्य है। रचनावाद का तात्पर्य यह है, बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। बच्चों में जो थोड़ा ज्ञान होता है वो क्या करते हैं, उसको सीखने में यूज करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को के रूप में अनुमोदित करती है। इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय भाषा को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा के रूप में अनुमोदित करती है। किसके रूप में? त्रिभाषा सूत्र के एक भाषा के रूप में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना है कि सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना है कि सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करती है। जो सामाजिक अंतःक्रिया है वो क्या है, अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करती है। ये किसका मानना है? ये सहारा देने से संबंधित जो परिकल्पना है उनका मानना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है? भारत की जो विद्यालयी शिक्षा है उसमें से भाषा नीति जो है उसको जाना जाता है त्रिभाषा सूत्र के नाम से। किसके नाम से? त्रिभाषा सूत्र के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शालिनी एक विद्यार्थी को किसी अजनबी को निर्देश देने की कल्पना करने का निर्देश है। क्षमा करें, डाकघर कहाँ है? यह बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अच्छा, कृपया आप बताएं कि बैंक कैसे पहुंच सकते हैं। यह सिनेमा के बराबर में है। आप सीधे जाएं और सबसे पहले आने वाले बाएं रास्ते से मुड़ जाएं। यह भाषा का संबंध किससे है? यह भाषा का संबंध किससे है अब यहाँ पे बताना है। इसका आंसर हो जाएगा, यह भाषा का संबंध है विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ से। किससे? विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण, संदर्भ के द्वारा भाषा, भाषा के द्वारा संदर्भ, या फिर संदर्भ समूची भाषा में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह क्या है? यह है रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत या फिर शास्त्रीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बुनियादी स्तर पर एनईपी 2020 ध्यान केंद्रित करती है। इसका आंसर हो जाएगा, जो एनईपी 2020 है वह ध्यान किस पर केंद्रित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर। किस पर? साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर जो एनईपी 2020 है वह अपना ध्यान केंद्रित करती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सामाजिक अंतःक्रिया, सहायता करना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पे पूछा गया वाइगोत्स्की सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन यंत्र जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इसके बारे में बताया था चॉम्स्की ने बताया था। किसने बताया था? चॉम्स्की ने इसके बारे में बताया था। और जबकि सामाजिक अंतःक्रिया, सहायता करना और समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे जेडपीडी बोला जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके बारे में बताया था
तीनों के बारे में वाइगोस्की ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चामस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है। चामस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में जो स्थित नियमों का समूह उसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, उसे बोलते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक व्याकरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुश्री सुधा अपनी कक्षा में बच्चों को प्राथमिकता देती हैं, वह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें अपने बच्ची से अंतःक्रिया करने के अधिक से अधिक अवसर मिले। वह अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखती हैं। सुश्री सुधा किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित अधिगम का सिद्धांत। कौन सा? बाल केंद्रित अधिगम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सुश्री निशु कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा रही हैं। वह वाक्यों के प्रकारों को उदाहरण देती हैं जिन्हें हम बहुधा सुनते हैं। सुश्री निशु किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निगमनात्मक से आगमनात्मक। कौन सा शिक्षण सिद्धांत बता रही हैं? या बता रहे हैं निगमनात्मक से आगमनात्मक का। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, सुश्री शीला कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा रही हैं। सबसे पहले वे उन्हें उन वाक्यों के कुछ उदाहरण बताती हैं जिन्हें हम सामान्यतः सुनते हैं। फिर वह वाक्यों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करती हैं। सुश्री शीला निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आगमनात्मक से निगमनात्मक का। किसका? आगमनात्मक से निगमनात्मक का। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि आगमन विधि, इसमें सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। यह छात्र केंद्रित विधि है। यह विधि मूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद दूसरी विधि है निगमन विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि में सर्वप्रथम नियम प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात उदाहरण दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों ही विधि याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुश्री रेखा को सबसे पहले विषय को विस्तार से पढ़ाने, फिर जो पढ़ाया गया है उसका सारांश देने की आदत है। सुश्री रेखा शिक्षण के किस अभ्यास का अनुसरण कर रही हैं? इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषण से संश्लेषण का। किसका? विश्लेषण से संश्लेषण का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेव वाइगोस्की की अधिगम और भाषा की संकल्पना किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रचनावाद अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? रचनावाद अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? इसका आंसर हो जाएगा घर की भाषा या फिर मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषाएं, विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? इसका आंसर हो जाएगा माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में। किसके रूप में? माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? निमज्जन या फिर तल्लीनता, बोधगम्य निवेश, सहारा देना, घटना आधारित संभाव्यता। तो यहाँ पे जो घटना आधारित संभाव्यता है, यह जो भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा किसकी अनुशंसा नहीं की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों से ही शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। आरंभिक वर्षों में बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। किसमें देनी चाहिए? मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, या फिर उसके घर की भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, घर की भाषा में। और यहाँ पे क्या दिया गया है ऑप्शन में कि आरंभिक वर्षों से शास्त्रीय भाषा का अध्ययन कराना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है और बाकी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
भाषा शिक्षा के संबंध में क्या सही नहीं है? माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन, बिल्कुल सही दिया गया यहाँ पे। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। निर्देश की भाषा माध्यम के रूप में कक्षा 5 और संभवतः कक्षा 8 तक मातृभाषा फिर घर की भाषा होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। बुनियादी स्तर से लेकर आगे तक निर्देश की भाषा माध्यम के रूप में अंग्रेजी, यह बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया गया है कि बुनियादी स्तर जो है, बुनियादी स्तर में क्या बच्चे की भाषा होनी चाहिए मातृभाषा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पूछा गया क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, कौन सा अधिगम सिद्धांत शिक्षार्थी आधारित उपागम। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा अधिगम सिद्धांत शिक्षार्थी आधारित उपागम को अपना घटक बनाता है, जिसमें यह माना जाता है कि शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है और जिसमें उनकी अद्वितीयता के आधार पर निर्देशात्मक अभ्यास करवाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुविधि सिद्धांत में। बहुविधि सिद्धांत में माना जाता है कि क्या शिक्षार्थी अद्वितीय है और अद्वितीयता के आधार पर उससे निर्देशात्मक अभ्यास करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है त्रिभाषा सूत्र क्या है। त्रिभाषा सूत्र से तात्पर्य है विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा में भाषा नीति। एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो जिस शिक्षा के बारे में बताती है त्रिभाषा में कि 3 भाषाओं के आधार पर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, उसी की बात में है त्रिभाषा सूत्र। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि त्रिभाषा सूत्र क्या है, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा में भाषा नीति है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको नोट कर रहे हैं, जैसे कि त्रिभाषा सूत्र से तात्पर्य है 3 भाषाएं, जैसे कि हिंदी अंग्रेजी संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा त्रिभाषा सूत्र पर आधारित है। राधाकृष्णन आयोग 1848-49 में सर्वप्रथम सुझाव दिया था, जबकि कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया गया। अब यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए आपसे कि त्रिभाषा सूत्र का सुझाव किसने दिया था, राधाकृष्णन आयोग ने दिया था, और त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किसके द्वारा किया गया, तो कोठारी आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाषा एक है, भाषा एक विषय है, व्यवहारिक विषय कैसा है, व्यवहारिक विषय है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अर्थ या फिर व्यंजना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। दुकानदार से सामान खरीदना, फल सब्जी बेचना, टीवी पर धारावाहिक देखना, पड़ोस के ताऊजी से बात करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इसके अनुसार टीवी पर धारावाहिक देखना यह क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा शिक्षा पर सही नहीं है। विदेशी भाषा का अनिवार्य रूप से अध्ययन, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा कि अनिवार्य रूप से अध्ययन नहीं किया गया है बल्कि वैकल्पिक रूप से विदेशी भाषा को रखा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया सही नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। और कक्षा 5 और यदि संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा या घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा का माध्यम के रूप में अध्ययन, बिल्कुल सही दिया गया है। लचीले पल के प्रावधान के साथ त्रिभाषा सूत्र, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए, जबकि ए ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। किसके रूप में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो विदेशी भाषा को माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में यूज करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पष्ट करता है कि बालक विकास के निकटस्थ क्षेत्र में है। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी इस क्वेश्चन के अनुसार अध्यापक द्वारा क्रिकेट पर गद्य खंड लिखने का तरीका प्रस्तुत करने
एवं फुटबॉल पर मुख्य शब्द देने के बाद साहिल फुटबॉल पर गद्य खंड लिख सकता है। अब क्या हुआ, अध्यापक द्वारा क्रिकेट पर गद्य खंड लिखने का तरीका प्रस्तुत करने पर मतलब क्या किया, एक प्रकार से टीचर ने उसकी क्या की, हेल्प कर दी। उसको मालूम चल गया कि गद्य खंड कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत करने एवं फुटबॉल पर मुख्य शब्द देने के बाद साहिल फुटबॉल पर गद्य खंड लिख सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भाषा की विषय वस्तु के चयन हेतु कौन से सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। भाषा के विषय वस्तु के चयन हेतु कौन सा सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने योग्य, विस्तार और शिक्षण योग्य। ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अर्थ विज्ञान किसका अध्ययन है। अर्थ विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द और उनके अर्थ का। किसका, शब्द और उनके अर्थ का। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।